हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 4 चैप्टर 4 जिसका हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंट्रो। तो देखिए, इंट्रो का पार्ट 1 है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं सारणिक। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है तो उसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप चैप्टर 3 नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये चैप्टर 4 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो सारणिक, जिसको हम अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ने के लिए, सारणिक पढ़ने के लिए आपको आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस आपको आना चाहिए, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सारणिक होती क्या है और उसको आव्यूह से रिलेटेड ही समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम पहले बात करेंगे आव्यूह की, तो आप जानते हैं आव्यूह जैसा कि आव्यूह में हमने आपको बताया था कि आव्यूह एक प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग सारणिक में पहुँचेंगे तो आव्यूह के साथ में एक आप शब्द और लगा लेंगे जिसको आप कहेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह यानी सारणिक बनाने के लिए आपके पास एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह यानी जिसकी कोटि 1x1 हो या 2x2 हो, 3x3 हो, इसी प्रकार आगे भी, या 4x4 हो। तो यहाँ पर आपको वर्ग आव्यूह आपके पास होना चाहिए, उसी को आप सारणिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि वर्ग आव्यूह एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। और अगर हम सारणिक की बात करें, अगर हम सारणिक की बात करें तो सारणिक में होता क्या है, यह एक मान है, अर्थात हल है। किसी आव्यूह का हल क्या होता है, सारणिक होता है। जैसे अगर हम कोई कह दें कि ये आपके पास एक आव्यूह ए है, ये एक आव्यूह है, और हम इस आव्यूह का आपसे हल पूछें, मान पूछें, तो आप समझ जाइएगा कि आव्यूह तो एक व्यवस्था है ना, उसका मान तो हो नहीं सकता है। यानी आपसे सारणिक के बारे में पूछा जा रहा है तो 2 1 3 4 जिसका हल होगा 2 चक्कू 8 में से 3 गए 5। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा, फिर ये कहाँ से 5 आता है, कैसे आता है, वो आपको सब समझ में आएगा। तो आव्यूह आप कहेंगे कि आव्यूह ए है, और सारणिक की बात करेंगे तो सारणिक एक प्रकार का हल है, इसका एक उत्तर होता है, एक वैल्यू होती है। क्या क्लियर है? आव्यूह का कोई मान नहीं होता, आव्यूह खुद एक आव्यूह में ही प्रश्न रहता है और उसका उत्तर आव्यूह के रूप में ही आता है। लेकिन सारणिक का हल होता है, उसका एक मान, पर्टिकुलर मान आता है। क्या क्लियर है? और ये जो मान है ये कैसे कैसे हो सकते हैं, ये वास्तविक भी हो सकते हैं, ये वास्तविक हो सकते हैं, और सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं। क्या क्लियर है? अगर अब हम आव्यूह को ए से प्रदर्शित करते हैं, जबकि सारणिक को हम लोग कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? 2 डंडों के बीच में आप कह सकते हैं कि ए लिख दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सारणिक ए बोलेंगे।
इसको हम लोग डेट ए भी बोल देते हैं, अर्थात डिटर्मिनेंट ए। और इसको आप बिल्कुल मॉड ए नहीं बोल सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये मॉड ए के बराबर नहीं है। क्लियर है, ये बात बहुत ज़रूरी है। यानी कि ए का मापांक, ए के मापांक के बराबर आप ये नहीं कह सकते कि ए का मापांक है, क्योंकि ये मॉड नहीं है, मॉडुलस नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सारणिक है, अर्थात डिटरमिनेंट। क्लियर है। अब अगर हम सारणिक की कोटि की बात करें, सारणिक की कोटि, तो सारणिक की कोटि क्या हो सकती हैं? आप देखिए, सारणिक की कोटि हो सकती है 1x1, 2x2, 3x3। ठीक है, तो ये आपकी सारणिक की कोटि हो जाएगी। यानी जो आपने वर्ग आव्यूह पढ़े हैं वही कोटि सारणिक की होगी। यहाँ पर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर रहती है, ये बात याद रखें। नोट है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान रहती है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गई सारणिक की कोटि की बात। और आपको आव्यूह में यह बहुत अच्छे से मालूम होगा कि पंक्तियाँ कैसे होती हैं और स्तंभ कैसे होते हैं, जिनको हम ऐसे करके काउंट करते हैं। रो 1, रो 2 यानी पंक्ति 2, और रो 3 अर्थात पंक्ति 3, जिनको हम इस प्रकार से काउंट करते हैं। वो स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। क्या इतनी बात क्लियर है? तो C1, C2 और C3 यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, R1, R2, R3, स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को काउंट करते हैं और इस प्रकार से रो को काउंट करते हैं। ये हम आपको आव्यूह में पहले ही बता चुके हैं। बार बार बोल रहे हैं, अगर आपने आव्यूह का चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक तो प्लेलिस्ट में जाकर आव्यूह पहले विधिवत पढ़ लें। सारे एक्सरसाइज मैंने एक एक क्वेश्चन आपको विधिवत बताए हैं, और फिर उसके बाद डिटरमिनेंट पढ़ना स्टार्ट करें, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि विभिन्न कोटि के सारणिक एवं उनका विस्तार, यानी सारणी का विस्तार कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि किसी सारणी का एक मान होता है, एक हल होता है, तो वो हल कैसे आता है वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी भिन्न भिन्न कोटि के सारणिक एवं उनका विस्तार।
अब पहला पॉइंट रहेगा इसमें, एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक तो क्या बन जाएगा? ये हमारा एक कोटि का आव्यूह है A11। इसको जब हम सारणिक में चेंज करेंगे तो सारणिक A11 हो जाएगा, जिसका हल कैसे होगा? जिसको हम लोग विस्तार भी कह सकते हैं। हल अर्थात विस्तार कैसे होगा? डायरेक्ट आपको A11 लिख देना है, यानी वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा, दो कोटि के आव्यूह का सारणिक। दो कोटि आव्यूह का सारणिक। दो कोटि के आव्यूह का सारणिक। तो यहाँ पर हमारा आव्यूह क्या रहेगा? हमारा आव्यूह है A11, A12, A21, A22। इस आव्यूह को हम सारणिक में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा A11, A12, A21, A22। जिसका हल या विस्तार कैसा होगा वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण के तत्वों की गुणा करनी है। यानी कि A11 इंटू A22, फिर उसके बाद जो दूसरा विकर्ण है उसकी गुणा करके घटा देना है, तो माइनस A21 A12। क्या क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए, लाइक कर दिया करें, बढ़िया समझ में आया अगर तुरंत लाइक कर दिया करें, ठीक है? जिससे आपको कुछ देना भी ना पड़ता, कुछ देना भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई फ़ीस हम ले रहे हों, बस एक ही चीज़ मांगते हैं, लाइक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लिया करें, तो उससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए वीडियो प्रॉपर देगा। अगर आप देखेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता, जिससे रेगुलरिटी टूट जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर नहीं समझ में आता है, जो भी दिक्कत हो, पढ़ाने का मेथड नहीं ठीक है या जो भी आपको समस्या लगती हो वो आप ज़रूर बताएं, ठीक है? जिससे उसमें सुधार किया जाए
और जीवन होता ही है सुधार के लिए और सीखने के लिए। तो इस दुनिया में भगवान कोई नहीं है, हर आदमी कुछ ना कुछ सीखता है और सिखाने की कोशिश करता है। तो अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो उसको हम जरूर दूर करेंगे, लेकिन वो जब आप बताएंगे तब। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तृतीय कोटि के आयु का सारणिक। तृतीय कोटि के आयु का सारणिक। तृतीय कोटि के आयु का सारणिक, तो इसको समझेंगे, थोड़ा साइड से रहेंगे क्योंकि इसका विस्तार थोड़ा लेंदी रहता है। तो सबसे पहले तृतीय कोटि के आयु को आप अच्छे से भली बात जानते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस आयु को सारणी में कन्वर्ट करेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमने तृतीय कोटि के आयु को कन्वर्ट करना सिखाया तृतीय कोटि के सारणिक में। अब बारी आ गई इसके विस्तार की, हल की। तो यहाँ लिख देते हैं हल अर्थात विस्तार। तो अब विस्तार कैसे करेंगे? यहाँ पर जब आप विस्तार करने जाएंगे तो आपके पास विस्तार करने के कई तरीके होंगे, कई मेथड होंगे। तो आप विस्तार कैसे कैसे करेंगे वो समझिए पहले, बहुत ध्यान से देखिएगा। और नीचे यहाँ पर लिख देते हैं निम्न है, निम्न। ठीक है, निम्न मतलब नीचे। नीचे आप देखें क्योंकि हम नोट्स बनाकर भी आपको दे देते हैं, इसलिए सारी चीज़ें हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप अगर नोट्स देखें तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि क्या बताया गया है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे कि विस्तार हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले यहाँ पर सिंबल समझ लें। हमारे सारणी में प्रत्येक तत्व का सिंबल होता है। वो सिंबल कैसा होता है? देखिए, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब आपको एक बात समझनी होगी कि इस बच्चे को याद कैसे करना होता है। देखिए, आप लोगों को कैसे याद रखना है, विकर्ण पर आने वाले तत्व पॉजिटिव रहते हैं, आप खुद देख लें, बाकी तत्व निगेटिव होते हैं। क्लियर है? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने ये जो यहाँ पर विकर्ण बनाए हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। दोनों विकर्णों को हमने हटा दिया। अब विस्तार करने के कई तरीके हैं कि आप विस्तार कहाँ से करना चाहते हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं कि हम R1 से विस्तार करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे R1 से
विस्तार, प्रसार भी बोल सकते हैं। तो R1 से विस्तार क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, A11 उठाएंगे, क्योंकि R1 का मतलब है ये, इससे विस्तार कर रहे हैं, तो A11 उठाया, A11 क्लियर है, मझला ब्रैकेट लगाया। अब आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखिएगा जो हम बता रहे हैं, क्योंकि आपने A11 उठाया तो A11 से जाने वाली पंक्ति और A11 से जाने वाले स्तंभ को आप छिपा लेंगे। जो बचा है उसको लिख देंगे, अर्थात A22 A33 क्लियर, माइनस A32 A23। अब एक बात ध्यान रखें, जो हमने यहाँ पर अभी सिंबल बताए थे, उन सिंबल का प्रयोग केवल इस तत्व के लिए किया जाएगा, बाकी किसी के लिए नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखें, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, या तो यहाँ पर भूल जाते हैं या तो हर जगह प्रयोग कर देते हैं। केवल इसी स्थान पर प्रयोग किया जाएगा, बाकी कहीं पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखें, केवल इसी स्थान पर आपको प्रयोग करना है। अब जैसे क्योंकि हम R1 से विस्तार कर रहे थे, तो एक बात समझिएगा, कि जब हम R1 से विस्तार कर रहे थे तो अगला तत्व R1 में क्या आएगा, A12। कौन सा तत्व आएगा R1 में, A12 दिख रहा है। तो इस A12 का सिंबल आप देखेंगे क्या क्या है, माइनस है, तो आप माइनस लगाएंगे, माइनस A12, माइनस का A12 क्लियर है। और क्योंकि माइनस लगा हुआ ना, इसलिए माइनस लगाया। अब हमें क्या करना है, इससे जाने वाली पंक्ति और इससे जाने वाले स्तंभ को क्या करना है, छिपा लेना है। तो A21 A33 माइनस A31 A23। क्या क्लियर है इतना? आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तीसरा तत्व भी बचा हुआ है। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। अब तीसरा तत्व आप देखें तो तीसरा तत्व है A13 और प्लस का सिंबल है, तो तुरंत आप प्लस लगाएंगे। इसी के आगे क्या लगाएंगे, प्लस। हम नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमने लगा दिया प्लस और A13 लिखा। अब इस A13 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लीजिए। छिपा लिया, जो बचा है उनकी गुणा करा के लिख देंगे। अब यहाँ पर सिंबल से आपको कुछ लेना देना नहीं है। A21 A32 माइनस A31 A22, और ये आपका विस्तार हो गया। इसको हल कर देंगे और हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आगे आपको हम सिखाएंगे कि कैसे C1 से या C2 से या C3 से, R1 से आपको बता दिया, R2 या R3 से विस्तार कर सकते हैं। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल सके और आपको विधिवत हम आपकी तैयारी करवा सकें, जिससे आपके एग्ज़ाम में 90+ नंबर आ सके, 95 99 तक आ सकें। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।